हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है वह है डीएनए रिप्लिकेशन, है ना। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि डीएनए रिप्लिकेशन सेंट्रल डोग्मा बताया था कि सेंट्रल डोग्मा में क्रिक ने दिया था कि डीएनए बनाता है, उसको कहा जाता है डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद नहीं हुआ है क्या अभी? तो डीएनए बनाता है, डीएनए से उसको कहा जाता है डीएनए रिप्लिकेशन। उसके अलावा डीएनए आरएनए बनाता है, उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए बनाता है प्रोटीन, उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोग्मा का पहला जो स्टेप था हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन, इसके बारे में हमने इसका परिभाषा पढ़ाया था कि डीएनए से डीएनए के बनना, है ना। डीएनए फॉर्म इन डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, इसके बारे में हमने पहला पॉइंट लिखाया था कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में कि डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। और इसको फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, जब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तो दोनों धागे अलग हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, दोनों धागे अलग हो जाते हैं और धीरे धीरे इस पे न्यूक्लियोटाइड इस तरह से जुड़ने लगता है। फिर नया जो डीएनए बनता है इस तरह से नया डीएनए बनता है। तो ये तो पेरेंटल हो गया, ये हो गया पेरेंटल और ये हो गया न्यू स्ट्रैंड। यहां पर भी वही हुआ, ये पेरेंटल और ये न्यू स्ट्रैंड आ गया, है ना। तो इसी को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव, मतलब आधा। सेमी मतलब क्या होता है? आधा। मतलब आधा पुराना वाला हो, पेरेंटल हो, और आधा न्यू बन रहा है, उसी को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव। मतलब आधा कंजर्व हुआ, मतलब आधा पार्ट पहले का रह गया, आधा पार्ट अलग का हुआ, उसको कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव, है ना। तो इस घटना को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। जब भी डीएनए बनती है तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, उसको बंद कर देना, और एक आपका न्यू स्ट्रैंड बनता है, इसी को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव। पिछले क्लास में इसकी परिभाषा लिखाया था, है ना। वाटसन एंड क्रिक ने इसको दिया था। लेकिन डीएनए रिप्लिकेशन का जो प्रूव था, है ना, डीएनए रिप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव है, इसका जो प्रूफ दिया था वह थे मेसेल्सन एंड स्टाल। ये शायद लिखवा दिया था, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास डीएनए रिप्लिकेशन का। ये सारा चीज हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, है ना। तो आगे लिखते हैं, इसी में फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है, इसमें लिखते हैं हम लोग मेसेल्सन एंड स्टाल, है ना, एक्सपेरिमेंटली prove the semi-conservative replication of DNA। तो इसको कैसे किया जाएगा? तो वो ऐसे होगा, अगर डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है तो एक धागा पेरेंट का होना चाहिए, एक धागा नया होना चाहिए, ये प्रूव हो जाएगा ना। ठीक, तो मेसेल्सन एंड स्टाल ने देखो इन्होंने एक माइंड लगाया, इन्होंने ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया लिया। क्या लिया? ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया लिया, है ना। ये है ई कोलाई, इसको कहा जाता है इस्चेरिचिया कोलाई, एक बैक्टीरिया होती है, ठीक है।
इस बैक्टीरिया में अपना डीएनए होगा, होगा ना? इस बैक्टीरिया में अपना डीएनए होगा ना जी, होगा। तो इसका डीएनए हमने यहां पर दिखा दिया, इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया को इन्होंने एक मीडियम में ग्रो कराया, मतलब इस बैक्टीरिया को इन्होंने ग्रो कराया और उस मीडियम में इन्होंने एक केमिकल डाल दिया जो था अमोनियम क्लोराइड। क्या था? अमोनियम क्लोराइड डाल दिया जहां पर उसको ग्रो करवाया। लेकिन यहां पर ये जो नाइट्रोजन था यह था N15। क्या था? ध्यान देना इधर, नाइट्रोजन आइसोटोप आप लोग पढ़ चुके हैं। आइसोटोप वैसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का अगर देखा जाए 7 होता है, तो नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, N14 और N15। ये आइसोटोप कहलाते हैं, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। ये जो N14 होता है ये नॉर्मल होता है। कैसा होता है ये? नॉर्मल। और N15 अगर नाइट्रोजन का आइसोटोप है तो इसको कहा जाता है हैवी। क्या बोलते हैं इसको? हैवी, ठीक है। अच्छा, ई कोलाई जो है इसका ये जो डीएनए होगा, इसका ये जो डीएनए होगा इसमें नाइट्रोजन कैसा होगा? इसमें नाइट्रोजन होगा नॉर्मल वाला, मतलब N14। कैसा होगा? हमारे में, आप में कैसा नाइट्रोजन पाया जाता है ना? कैसा पाया जाता है? तो इधर देखो, यहां पर N14 है, ये नॉर्मल होता है ना। हमारे शरीर में भी है नाइट्रोजन N14 वाला है। कोई भी जीव है उसके शरीर में N14 नाइट्रोजन ही होता है डीएनए के अंदर, न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? N15 में ग्रो करवा दिया। क्या कराया? N15 में ग्रो कराया। जब ग्रो कराया उसके बाद इस तरह से ये N14 होगा, ये भी N14 होगा, इसका डीएनए जो है। लेकिन आप ग्रो किस में करा रहे हो? N15 में। N15 में आप ग्रो करवा रहे हो। तो अब देखो, जैसे ये रिप्लिकेशन होगा दोनों अलग हो जाएगा, इस तरह से दोनों अलग हो गया। ये भी N14, ये भी N14। अच्छा, अब जब रिप्लिकेशन होगा तो न्यू स्ट्रैंड बनेगा। क्या बनेगा? न्यू स्ट्रैंड बनेगा इस तरह से, इस तरह से। अलग हो गया ना दोनों, तो अलग अलग न्यू स्ट्रैंड बना। तो यहां पर देखने वाली बात है, ये जो रेड कलर वाला है ना, इसको हम इससे बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो आप कि ये पेरेंटल है, ये N14 होगा। ये कैसा होगा? N14। ये भी व्हाइट वाला N14। लेकिन ग्रीन वाला क्या हो जाएगा? N15 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो सोर्स दे रहे हो आप, कौन सा दे रहे हो? N15। तो वही नाइट्रोजन उसके शरीर में जाएगा, वही नाइट्रोजन डीएनए बनाएगा। तो क्या होगा कि यहां पर ये N15 हो जाएगा, ये भी N15। अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि नया जो डीएनए बना है उसमें एक पेरेंटल है N14 वाला और एक
न्यू है वो N15। यही तो सेमी कंजर्वेटिव है। डीएनए में एक पैरेंटल होना चाहिए, एक न्यू होना चाहिए। इससे सिद्ध हो गया ना। अब देखो फिर इन्होंने किया, फिर इस तरह से, फिर मीडियम दिया N15 अमोनियम क्लोराइड, कोई दिक्कत? अब क्या होगा, फिर रिप्लिकेशन होगा। रिप्लिकेशन से पहले क्या होता है, सभी धागे अलग हो जाते हैं। कितना पार्ट अलग होगा, 4 को, 1 2 व्हाइट वाला हो जाएगा और 1 2। इसमें कोई दिक्कत किसी को? समझ गए? N14 N14 N15 N15। आप ग्रो किस में करा रहे हो? N15 में। तो नया जो स्ट्रैंड बनेगा वो क्या होगा? N15। क्या होगा? नया जो स्ट्रैंड बनेगा वह N15 बनेगा। इधर देखो, तो यहां भी N15, ये भी N15 N15 N15, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये N15 हो गया, ये N15 हो गया, दोनों आ गया N15 N14, यहां पर भी आ गया N15 N14। फिर इसको करोगे तो क्या होगा, N15 की मात्रा बढ़ते जाएगी, क्योंकि बार बार नाइट्रोजन N15 आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा जैसे ई कोलाई जो है वह 20 मिनट में डिवाइड होती है। कितनी होती है? 20 मिनट में। कितने मिनट में? 20 मिनट में वो डिवाइड कर जाती है। तो एक जनरेशन हो गया, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन। कितना भी जनरेशन हो, हाइब्रिड, देखो ये दोनों हाइब्रिड है ना, N14 N15, इसको कहा जाता है हाइब्रिड डीएनए, क्योंकि N15 भी है और N14। लेकिन ये क्या है? प्योर डीएनए। कैसा है? क्योंकि N15 आ रहा है। तो चाहे आप 10 जनरेशन भी जाओगे तो हाइब्रिड हमेशा कितना आएगा? 2 ही आएगा। कितना आएगा? और जितना बचेगा वो प्योर आएगा। क्या आएगा? प्योर आएगा। वैसे अगर हमारे पास जगह है तो बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? बना सकते हैं। चलो एक और बना देते हैं, फिर इसको मिटा देंगे, इतना जरूरत नहीं है। अब सब धागे अलग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, और हाँ व्हाइट वाला 2 ही बचेगा। आप किस मीडियम में डाल रहे हो इसको? N15 में, ठीक है। N15 में डाल रहे हो तो ग्रीन वाला ही चलेगा, कलम चलेगा ना। ये देखो, हाइब्रिड कितना बना? 2 ही बना। इसको छोड़ के क्या हो जाएगा? सब प्योर। जिस मीडियम में डालोगे वही वाला होने लगेगा, कोई दिक्कत? तो इसको मिटा देते हैं, इसको समझाने के लिए बताया था। तो हमेशा कितना भी मीडियम हो, हाइब्रिड क्या होगा? 2। इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला भी बनाया। फॉर्मूला पे अभी 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें फिगर में क्या है, ई कोलाई का डीएनए है, N14 होगा, N15 में आपने किया, 20 मिनट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका डीएनए भी डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब क्या होगा, जो नया धागा बनेगा कौन सा वाला बनेगा? N15 वाला बनेगा। तो उसी तरह अलग होते जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? सेमी कंजर्वेटिव, है ना, सेमी कंजर्वेटिव। तो इन्होंने क्या क्या किया, मेसेल्सन एंड स्टाल ने इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को अमोनियम क्लोराइड N15 वाले मीडियम में ग्रो करवाया। ग्रो करवाने के धीरे धीरे ई कोलाई के डीएनए में N15 आने लगा, है ना, N15 आने लगा। फिर जैसे ही ये बहुत सारे डीएनए बन गए, तो डीएनए को अलग करने के लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है, और सीजियम क्लोराइड उसमें डाल करके इन्होंने सबको अलग किया। आपके एनसीईआरटी में फिगर भी दिया हुआ है। अलग किया और इन्होंने यहां से इस चीज को प्रतिपादित किया।
तो क्या लिखेंगे, दे ग्रो ई कोलाई, है ना, ई कोलाई इन अमोनियम क्लोराइड, है ना, है ना, मीडियम सोर्स, सो ई कोलाई डीएनए incorporated with N15 नाइट्रोजन, है ना, N15 N15, so after some generation, है ना, they are separated by, है ना, centrifugation process in cesium chloride, है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट। ये डेंसिटी ग्रेडियंट देखो क्या होता है कि अब चारों को अलग करना है आपको। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, अच्छा ये मान लो ये चारों डीएनए बन चुके हैं बैक्टीरिया में, इसको निकाल लिया। अब सबको अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे करोगे, उसको डेंसिटी मीडियम है, जो ज्यादा डेंस होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो कम होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो जैसे देखो सबसे नीचे ये बैठ जाएगा ना, ये भी बैठ जाएगा, ये ऊपर में रहेगा, तो अलग हो गया ना। या फिर N15 N14 है तो N14 थोड़ा ऊपर रहेगा, N15 थोड़ा नीचे रहेगा। इस बात को समझ रहे हो आप? तो इसको हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी में फिगर बहुत अच्छा से दिया हुआ है। अरे हम लोग 12 है ना भाई, हम लोग 12 है एनसीईआरटी में। ये देखिए ये बहुत अच्छा फिगर दिया हुआ है। चलो इसको मत अभी देखो, देखो यहां पर देखो, ये N15 N15, ये N14 N15। अब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करो, क्या होगा, नीचे के साइड में कौन आएगा, 15 14 वाला आएगा, और 14 वाला क्या होगा, थोड़ा ऊपर रहेगा। ऐसे सीधा कर दोगे तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा हम कोशिकाओं के जो सूक्ष्म कण हैं उसको अलग करते हैं। जैसे आप लोग राइबोसोम पढ़े थे, अगर राइबोसोम बताया था उसमें स्वेडबर्ग यूनिट से मापते हैं, तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी ग्रेडियंट करते हैं। तो कोई भी सूक्ष्म मॉलिक्यूल है उसको सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसमें डेंसिटी के आधार पर मॉलिक्यूल इधर उधर होते हैं, है ना। तो यहां पर तो इसने यही दिखाया है एनसीईआरटी ने। देखो इसको हैवी बोला है N15 वाला, ये हाइब्रिड बोल रहा है क्योंकि दोनों है। और N14 क्या होगा, लाइट होगा, या फिर उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ये लाइट हो गया और ये हाइब्रिड हो गया। तो हाइब्रिड देखो सबसे नीचे है ना, 20 मिनट में ये डिवाइड हो रहा है। समझ गए इस बात को, इसको समझ गए ना, इस तरह से किया जाता है। तो ये आपको पट्टी के रूप में आता है, इस तरह से, है ना, बैंड के रूप में आता है। ये समझ गए। अब दोबारा इन्होंने क्या किया, अब ये वाला उठा लिया। कौन वाला उठा लिया, देखो इसको उठा लिया, N15 डीएनए है। अब इसको क्या किया, फिर से N14 मीडियम डाल दिया। क्या डाल दिया, देखो इसे। अब क्या किया इन्होंने, जो N15 वाला ई कोलाई था, जो इसी के कारण बना हुआ था,
ये क्या है N15 वाला, है ना। अब इसको किसमें ग्रो करवा दिया, हाँ N14। अब नाइट्रोजन जो लिया, अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल या लाइट भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या होता है, हल्का होता है। चलो अच्छा बात, तो N14 अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब सब लोग जानते हो डुप्लीकेशन के लिए क्या होगा, दोनों धागे अलग हो जाएंगे। अब N14 दिया है, तो यहां पर नया जो डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वह N14 वाला बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर N15 N14 N15 N14, ठीक है। फिर यहां पर अमोनियम क्लोराइड N14, फिर वही बात, दो धागे इसके अलग होंगे और दो धागे इसके अलग होंगे। चूंकि N14 दे रहे हो व्हाइट वाला, तो व्हाइट वाला ही यहां पर होगा इस तरह से। अब देखो आपने ग्रो किसमें कराना स्टार्ट किया, N14 वाले में, तो अब ज्यादा कौन आएगा, N14 वाला ही डीएनए आएगा। लेकिन हाइब्रिड हमेशा कितना रहेगा, दो ही रहेगा, ठीक है। समझ गए इस बात को। तो इन्होंने दो बार किया, एक बार नॉर्मल इकोलाई को इसमें डाला, और दूसरी बार हैप्पी जो इकोलाई वाला है डीएनए उसको इसमें डाला, तो वही रिजल्ट आया सेमी कंजर्वेटिव का है, ठीक है। यहां से ये प्रूव हो गया, है ना। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको फॉर्मूला यहां से इन्होंने दिया, फॉर्मूला दिया है इन्होंने, है ना। हाइब्रिड डीएनए इक्वल टू 2, ये कितने भी जनरेशन में हमेशा हाइब्रिड दो रहेगा। प्योर डीएनए बराबर क्या होगा, अच्छा टोटल डीएनए कितना होगा, 2 का पावर n, टोटल डीएनए 2 का पावर n, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ जनरेशन। 20 मिनट में इक्वलाई डिवाइड होते हैं। अगर 80 मिनट दिया हुआ है तो कितना जनरेशन होगा, 4 जनरेशन, कितना हो जाएगा, 4 जनरेशन। टोटल डीएनए हाइब्रिड डीएनए हमेशा दो ही होगा, हमेशा, है ना, कितने भी जनरेशन। और प्योर डीएनए कितने हो जाएगा हाइब्रिड को छोड़ करके, तो 2n-2 ये हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन करवाते हैं हम। A heavy nitrogen containing E. coli is grown in normal अमोनियम क्लोराइड, मतलब ये अमोनियम क्लोराइड मीडियम फॉर 80 मिनट्स, है ना। तो आपको निकालना है हाइब्रिड डीएनए
hybrid DNA with N15, है ना, DNA with N15 only, DNA with N14 only, ratio of pure and hybrid DNA, DNA with nitrogen molecule, बना रहे हो, कॉपी कलम उठा लो। दूसरा क्वेश्चन, ए नॉर्मल नाइट्रोजन कंटेनिंग E. coli is grown in heavy ammonium chloride medium for 80 minutes। तो उसके बाद निकालना है, दिख रहा होगा सबको। तो इसमें निकालते जाओ आप, हाइब्रिड डीएनए विथ N15, बस उसी फॉर्मूले को यूज करना है, डीएनए विथ N15 only, ratio of pure and hybrid DNA, और लास्ट जो है डीएनए विथ N14, इसको बनाओ, बन रहा है, सॉल्व हुआ, कॉपी निकालो कलम।
अगर इसको आप फिगर बना के करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला से बना लेना है। टोटल डीएनए कितना होगा, 2 का पावर n, n कितना होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा n। तो टोटल डीएनए आपके पास पता है। अब कौन सा डीएनए है और किसमें डाला गया है, मतलब ई कोलाई का डीएनए कैसा है और उसको किस माध्यम में डाला गया, तो जिस माध्यम में डाला गया वही बढ़ते जाएगा, प्योर हो जाएगा, है ना। जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में ई कोलाई के पास कैसा नाइट्रोजन है, N15 है। कैसा है N15, क्योंकि हैप्पी लिखा हुआ है, मतलब ई कोलाई के पास N15 है। अब इसको डाला किस में गया है, N14 वाला में, तो N14 वाला प्योर होगा, मतलब ज्यादा होगा, है ना। तो हाइब्रिड डीएनए कितना होगा, हमेशा 2 ही होता है। टोटल डीएनए हो जाएगा 2 का पावर 4 बराबर 16 ना, 16 हो जाएगा, है ना। अब डीएनए विथ N15, जिसमें N15 हो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड में ही खाली N15 होगा, प्योर वाले में खाली क्या होगा N14। समझ रहे हो। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। डीएनए विथ N15 0 हो जाएगा, N15 ओनली बोल रहा है, खाली N15 वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि खत्म हो जाता है। डीएनए विथ N14 14 को होगा, क्योंकि N14 मीडियम में इसको डाला गया है, तो 14 को ये हो जाएगा। हाइब्रिड में ही खाली बचेगा पुराना वाला। रेशियो ऑफ प्योर एंड डीएनए कितना हो जाएगा, प्योर 14, ये 14, डीएनए विथ N14 मॉलिक्यूल 16 हो जाएगा, क्योंकि N14 में डाले हैं तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिड में भी N14 होगा, ओनली लिखता तब आंसर अलग हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा 16। समझ गए, इसको बनाइए। अब क्या है, ई कोलाई का नाइट्रोजन कैसा है, नॉर्मल, मतलब N14 है, यहां पर N15 होगा, हैप्पी है ना। अब ये है और उसको डाला किस में जाएगा, हैप्पी वाले में, है ना। तो इस बार प्योर वाला N15 हो जाएगा, तो हाइब्रिड कितना हो जाएगा 2, डीएनए विथ N15 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सब में हाइब्रिड में भी होगा, प्योर वाला में N15 ओनली 14 हो जाएगा। रेशियो ऑफ प्योर एंड हाइब्रिड डीएनए है ना इस टू 2, डीएनए विथ N14 2 ही बचेगा, हाइब्रिड में ही बचेगा। अगर इसको नहीं आ रहा है इसे आपको बनाने, तो आप क्या करोगे, जैसे हमने इसमें बनाया है, जैसे देखो पहला वाला जो था क्वेश्चन, उसमें ये वाला ई कोलाई है और उसको इसमें डाला गया, तो ऐसे आप N14 वाला बनाते जाओगे, ऐसे करके 4 जनरेशन बाद आपको आ जाएगा, सीधे आ जाएगा आंसर। तो घर में आप ये वाला करके बनाना, जैसे बनाए हैं, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। ये है जल्दी बनाने के लिए, वो कंसेप्ट से बनाने के लिए। समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन। तो यहां पर इनका टेलर के बारे में बताए थे पिछले क्लास में। टेलर ने हमारे क्रोमोसोम के जो डीएनए है उसके रिप्लिकेशन के बारे में बताया था, प्रूव किया था, सेमी कंजर्वेटिव है। ये पहला पॉइंट खत्म हुआ डीएनए रिप्लिकेशन का। क्या पॉइंट लिखाए थे पिछले क्लास में ही, कि डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। वाटसन क्रिक ने दिया और एक्सपेरिमेंटली मेसल्सन एंड स्टाल ने किया था, अलग अलग नाइट्रोजन दे करके। क्लियर, पहला पॉइंट खत्म हुआ। दूसरा पॉइंट, डीएनए रिप्लिकेशन का दूसरा पॉइंट
ध्यान देना, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है उसका जो पोलैरिटी होता है, उसका डायरेक्शन होता है वह 5' to 3' होता है। तो इसके लिए आप लोग हमसे फिगर बनवाना चाहोगे। ये हो गया डीएनए पैरेंटल और ये हो गया दूसरा धागा। कोई दिक्कत? ये है 5' तो ये क्या होगा 3', 3', 5'। हमेशा याद रखिए कभी भी डीएनए का दोनों धागा एंटी पैरेलल ही होता है, मतलब ये 5' है तो हमेशा ये 3' होगा। क्या होगा? 3' होगा, उल्टा होता है। कभी भी दो एक साथ नहीं लिखा जाता है। पहले इस पॉइंट को लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको, है ना। डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन इज, है ना, डीएनए रिप्लिकेशन occurs in polarity, या इसको डायरेक्शन भी लिख सकते हो 5' to 3', है ना, 5' to 3'। it means new nucleotide added at 3' end। ठीक है, समझो जरा इधर, डीएनए का डायरेक्शन किधर की ओर बनेगा? हमेशा 5' to 3'। इधर समझो। तो अच्छा मान लो हम लोग ऐसे डालते हैं, जैसे दोनों धागे अलग हो गए ना, इस पे भी बनेगा और इस पे भी बनेगा। तो मान लो हम लोग इधर से इधर बनाते हैं और लिख देते हैं, हमको याद है 5' to 3'। अगर ऐसा बना रहे हैं ना तो ये पैरेंटल और न्यू स्ट्रैंड क्या हो रहा है, 3' एक साथ हो रहा है। तो ये क्या है? गलत है। क्या है? ऐसे नहीं करके क्या करेंगे हम लोग? उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? क्योंकि डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' होना है, तो इसका डायरेक्शन इधर कर दिया, तो इधर क्या होगा 5' और इधर 3'। सही हो गया? समझो जरा अब इधर, इसमें बताओ डायरेक्शन किधर की किधर होगा? अच्छा, ऊपर से नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये 5' और ये 3' हो गया ना उल्टा, एंटी पैरेलल बन गया। तो ये डीएनए रिप्लिकेशन होता है। अच्छा, स्टार्ट कहां से होगा बनना? 5 से, यहां पर, यहां से। तो पहला न्यूक्लियोटाइड 3' एंड पे जुड़ेगा कि नहीं? जैसा इधर न्यूक्लियोटाइड होगा वैसा ही इधर भी जुड़ते जाएगा। आप लोग जानते हो ए के जगह पे टी आता है, जी के जगह पे सी आता है। यहाँ ए होगा तो टी जुड़ेगा, जी होगा तो सी जुड़ेगा। ये जुड़ना एकदम आसान है, समझ रहे? ऐसे करके जुड़ते जुड़ते न्यूक्लियोटाइड, जब सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा तो आपस में बॉन्ड बना लेगा और वो डीएनए बन जाएगा। समझ रहे हो? तो वही चीज लिखे हैं, इट मीन्स न्यू न्यूक्लियोटाइड एडेड एट 3' end। कोई दिक्कत? 5' end 3' end, ये देखो डीएनए रिप्लिकेशन हुआ। ठीक है? ध्यान रखना एक बात, चाहे आपके एनसीईआरटी में जितना भी डीएनए का रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है सभी बैक्टीरिया पर दिया हुआ है। किस पर दिया हुआ है? तो जो भी फिगर इस चैप्टर में बनेगा सब बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया छोटी होती है, हमारा सेल बड़ा होता है। तो डीएनए बहुत लंबी धागा, बहुत बड़ा होता है सबका, है ना। डीएनए एक लंबा धागा है, पूरे धागे को खोल करके रिप्लिकेशन करना संभव नहीं है।
जैसे मान लो ये है, ये डीएनए है, ये बहुत लंबा होता है, तो या तो बीच से ही स्टार्ट हो जाएगा कहीं पर, या फिर साइड से हो जाएगा, मतलब जगह जगह पे होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों डीएनए का धागा अलग हो गया, इसमें अलग रिप्लिकेशन, इसमें अलग होता है। क्या होता है कि बहुत बड़ा धागा होता है तो कुछ जगह ही खुल पाता है इस तरह से, है ना, पूरी तरह से खुल नहीं पाता। जितना दूर खुलेगा वहीं पर क्या होगा, नया नया धागा बन जाएगा। पूर्ण डीएनए रिप्लिकेशन संभव नहीं है, उतना हमारे सेल के पास एनर्जी ही नहीं है कि पूरा धागा खोल दे। क्लियर? तो इसीलिए जब भी डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो कांटा बन जाता है। कांटा आप लोग देखे, फॉर्क, इस तरह से, ये देखो यहां जुड़ा रह गया और इतना दूर अलग हो गया। अब यहीं पे क्या होगा, नया धागा बन जाएगा। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ यहां से कि कंप्लीट डीएनए कभी भी खुलता नहीं है, जितना दूर ओपन हुआ उतना दूर ही रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर बनता है रिप्लिकेशन फॉर्क। ये देखिए यहां पर फाइव डैश 3 डैश, ठीक है। इसमें बताओ ये खुला हुआ इतना दूर ही होगा। इसमें बताओ किधर से स्टार्ट करें, यहां से कि यहां से? नीचे से होगा। 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये 5 डैश टू 3 डैश, 5 डैश 3 डैश, इधर पे अंदर से होगा। क्या होता है कि इसमें अंदर से होने के कारण ये टुकड़ों में बनता है। 5 डैश 3 डैश, 5 डैश 3 डैश, 5 डैश 3 डैश, 5 डैश 3 डैश, टुकड़ों में हुआ ना, ठीक है। तो जिसमें कंटिन्यू बन जाता है डीएनए, नया डीएनए, इसको कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग, हाँ लीडिंग, जो लीड करे, लीडिंग स्ट्रैंड। और इसका डायरेक्शन आप कैसे मानोगे? 3 डैश टू 5 डैश, नीचे से गिनना होता है, ऊपर से नहीं। खुला नीचे है ना, तो ये वाला गिनोगे, ऊपर से नहीं कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जिस धागे में, स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इसको कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। चूंकि यहां पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, और इसको कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं इसको, जितना दूर हमने बताया उसके बाद और बताते हैं। क्या लिखेंगे? डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव है ना, सो इट continuous in leading strand with polarity
पॉलरिटी क्या होगा लीडिंग स्ट्रैंड का 3' टू 5'। हमेशा डीएनए रिप्लिकेशन 5' टू 3' होता है। ये हम इस पेरेंटल धागे का डायरेक्शन लिख रहे हैं, किसका? पॉलरिटी 3' टू 5', बट discontinuous in lagging strand with polarity 5' to 3'। ये जो हम लिखे हैं पॉलरिटी, यह पेरेंटल स्ट्रैंड का पॉलरिटी है। क्लियर है? हमारा नया धागा तो हमेशा 5' टू 3' ही बनेगा। अब देखो यहां पर लैगिंग स्ट्रैंड में आपको ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए डीएनए के, बाद में इसको डीएनए लाइगेज जोड़ करके पूरा मतलब तार बना देती है, धागा बना देती है। इस तरह का जो आपको फ्रेगमेंट मिला, इसका नाम रखा गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, हाँ नाम है, साइंटिस्टों ने रखा है, विदेशी नाम है ओकाजाकी। कोई साइंटिस्ट है उसका नाम होगा, उसी के उन्होंने इसका आविष्कार किया, देखा, उन्हीं के नाम पर फ्रेगमेंट का नाम पड़ गया। क्लियर है? तो यहां क्या लिखेंगे? है ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉर्म इन लैगिंग स्ट्रैंड, है ना, जॉइंट बाय डीएनए लाइगेज। बहुत बड़ा नाम पहली बार सुन रहे हो, इतना बड़ा लिखने का इसका कारण है, कोई भी डीएनए हो दुनिया का, जीन हो, उसको जोड़ने का काम एक ही है बंदा, बस। उसके अलावा कोई एंजाइम नहीं है हमारे शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में। लाइगेज, लाइगेशन मतलब जोड़ना, है ना। तो इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट को डीएनए लाइगेज के द्वारा बाद में जोड़ दिया जाता है, हो गया, 2 डीएनए बन गया। समझ रहे बात? इस तरह से। अच्छा, अब ये रिप्लिकेशन जो हो रहा है ना, इसको कहा जाता है रिप्लिकेशन फॉर्क। ये जो डीएनए बन गया ना, कांटा जैसा बन गया ना इसे, तो इसको कहा जाता है रिप्लिकेशन फॉर्क। दिख रहा है? इसको जरा 1 मिनट थोड़ा सा देखो इसको, 3 नंबर इसको अच्छे से पढ़ो, 2 नंबर 3 नंबर।
लिख लिया? समझ गए इसको? इसलिए इसको धीरे कर रहे। अब क्या है कि डीएनए रिप्लिकेशन आप समझ गए कि 5' 3' में होता है और इस तरह से होता है। ये रियल डायग्राम है, ये ई कोलाई का जो डीएनए है उसका दिखाया गया है ना एनसीईआरटी में। उसके बाद और चीजें चलते हैं। आपने 3 बातें समझ ली, सेमी कंजर्वेटिव, डायरेक्शन 5' और तीसरा बात कि या लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड दोनों बनता है ना। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है 4th नंबर, डीएनए बहुत लंबा धागा होता है, इसलिए इसमें कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है, खुल जाता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिस जगह पे खुलता है उसको कहा जाता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट में उसको कहा जाता है ऑरी पॉइंट। जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, खुल गया, तो इसको कहा जाता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सभी डीएनए में एक खास जगह होता है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसको कहा जाता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कहीं से भी खुल के स्टार्ट हो जाता, खुल जाता है, ऐसे है ना, ऐसे धागा है, खुल जाएगा, फैल गया, इतना दूर हो गया, फिर इधर बंद है, इधर भी बंद है, ऐसा भी होता है, लूप बना बना के, है ना। तो क्या लिखेंगे यहां पर? रेप्लिकेशन स्टार्ट एट origin of replication, और इसको शॉर्ट में हम लोग ऑरी पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर है? तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन याद करोगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई एंजाइम डालते हैं डीएनए में तो वो कहां से स्टार्ट करेगा? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पांचवा बात क्या होता है कि देखो ये हमारा बैक्टीरिया ई कोलाई का डीएनए है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो कि दोनों डायरेक्शन में डीएनए रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो डीएनए का रिप्लिकेशन बाय डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? दोनों तरफ हो रहा है ना, दोनों धागों में, दोनों साइड हो रहा है। तो जो 5वां पॉइंट है, डीएनए रिप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शनल। ये किसके लिए है? प्रोकैरियोट के लिए। किसके लिए है? सारा प्रोकैरियोट के लिए ही दिया गया, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो हमारा यूकैरियोट, हमारा जो डीएनए होता है उसमें जनरली दोनों धागों में डिसकंटिन्यूअस ही होता है। इसमें है ना, एक कॉन्टिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना। इसमें कॉन्टिन्यूअस हो गया, इसमें डिसकंटिन्यूअस मतलब टूट टूट के हो रहा है। तो यूकैरियोट के डीएनए में ज्यादातर क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस ही हो जाता है, दोनों स्ट्रैंड, इधर भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इधर भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्लियर है? समझ रहे बात? तो यहीं पर लिखते हैं, इन यूकैरियोटिक डीएनए generally replication is discontinuous in both strand। ठीक है, हमारे लिए यूकैरियोट, हमारे लिए हम ही अभी मतलब अलग हैं। हम लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं तो यूकैरियोट को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। पहले यूकैरियोट, तब बाद में कभी कभी बोल देते हैं प्रोकैरियोट में भी ऐसा ऐसा होता है। लेकिन यहां पर चूंकि प्रोकैरियोट पे ही सारा कुछ किया गया तो हम लोग यूकैरियोट को क्या कर दें? साइड में रख दिए ना। तो सारा प्रोकैरियोट के लिए। समझ गए? इतना बात समझ गए?
तो ये है आपका पूरा डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन का हमने केवल अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए रिप्लिकेशन का डायरेक्शन 5' to 3' होता है ना। डीएनए रिप्लिकेशन में कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता है, ऑरी पॉइंट होता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है ना, और ये बाय डायरेक्शन होता है। पंजा हम लोग पढ़ लिए ना। अब पढ़ेंगे डीएनए रिप्लिकेशन होने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। प्रोसेस तो हम लोग पढ़े नहीं, कैसे क्या होता है ना। एंजाइम्स इन डीएनए रिप्लिकेशन। अच्छा, अब हम लोग जो जो होना होगा उसी को देखते हैं। सबसे पहली बात, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, दोनों स्ट्रैंड को अलग करना पड़ेगा ना। तो दोनों स्ट्रैंड को अलग करना पड़ेगा इस तरह से। तो दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो दोनों इस घटना को कहा जाता है अनजिपिंग। क्या बोलते हैं इसको, अनजिपिंग। दोनों धागे को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनजिपिंग हो गया। अनजिपिंग में कैसे होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों का तोड़ दो। जैसे आपके घर में सीढ़ी होता है ना बांस वाला, तो बीच वाला अगर स्टेप तोड़ दोगे तो दोनों डंटा अलग हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर करना है। तो उसके लिए एक एंजाइम होती है जिसको कहा जाता है हेलिकेज एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको, हेलिकेज। वो बॉन्ड को तोड़ देती है। ठीक है, एंजाइम्स में पहला जो लिखेंगे हेलिकेज। हेलिकेज क्या करती है, या अनजिपिंग का काम करती है। सबसे पहले हेलिकेज ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, हेलिकेज ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड in DNA, so both strand separate. This is called unzipping। क्या कहलाएगा, unzipping। अच्छा, आप लोग सुने होगे, जिप सुने हो। जैसे पैंट वगैरह में चैन होता है उसको क्या बोलते हैं, जिप बोलते हैं। जिप बंद कर लिया और खुला रह गया तो क्या बोलते हैं, अनजिपिंग। क्या बोलते हैं, समझ गए। तो यहां भी तो अनजिपिंग ही हो रहा है, अलग हो रहा है। हेलिकेज एंजाइम काम करती है। ठीक है, अब देखो, एक एंजाइम होती है, वो क्या करती है, डीएनए में किसी एक स्ट्रैंड को थोड़ा सा कटिंग लगा देती है, चीड़ा, समझते हो ना, निकिंग, कट कर देती। कट जैसे, हाँ बोलो, हाँ, न्यूक्लियस अलग है, उसका अलग काम होता है, समझ रहे, उसका अलग काम होता है। न्यूक्लियस आप लोग को पढ़ाएंगे, इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आप लोग को बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाएंगे। वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक जगह से काटते हैं। कहाँ काटते हैं, एक विशेष प्रकार के स्पेसिफिक जगह से। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको किसी जगह पे निक करना है। तो उसके लिए एंजाइम्स होता है जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेज। इसमें क्या होता है, देखो, एक धागे को कहीं से काट दिया जाता है। इस काटने की क्रिया को कहा जाता है निकिंग। क्या बोलते हैं इसको,
के नहीं होगा आगे में। निक है ना, निक मतलब काट देना। काटने से ये फायदा होगा कि ये जो पूरा टाइट रहता है ना, ढीला हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज ये क्या करते हैं, निकिंग इन वन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। किसी एक, दोनों को नहीं काटे, दोनों काटेगा तो पता चलेगा अलग हो गया, अलग तो नहीं ना करना है उतना, है ना। टोपोआइसोमेरेज इट निक one of the strand to relax DNA। डीएनए रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात देखो, दोनों धागे अलग हो गए तो ऐसा भी तो हो सकता है दोनों धागे आपस में मुड़ गया, तो दिक्कत है, मुड़ गया तो फिर कैसे जुड़ेगा। लूप बना सकता है ना, ये मान लो ऐसे घुंघरा गया, ये ऐसे घुंघरा गया, इससे बचाना पड़ेगा, घुंघरा जाएगा तो फिर धागा कैसे बनेगा, इसमें नहीं बन सकता है। तो इस लूप बनने से रोकने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है एसएसबी। क्या नाम है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग बाइंडिंग प्रोटीन। इसका क्या काम है, प्रिवेंट फ्रॉम लूपिंग। ऐसे नहीं होना है, डीएनए का दोनों धागों को ऐसे मुड़ नहीं जाना है ना, ऊन का गठरी के जैसा, वैसा नहीं चाहिए, तो ये रोकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। पहला काम हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ गए, हेलिकेज। दूसरा काम काटना है थोड़ा सा, टोपोआइसोमेरेज। तीसरा काम जो अलग हो गए हैं दोनों धागे, वो लूप ना बना दे, एसएसबी। ठीक है, चौथा एंजाइम है, ये इंपॉर्टेंट है, आरएनए प्राइमेज, है ना। आरएनए प्राइमेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, डीएनए का जब रिप्लिकेशन करते हैं हम, ठीक है, तो डीएनए का जो रिप्लिकेशन है उसमें जो मेन एंजाइम होता है, अभी पढ़ाएंगे डीएनए पॉलीमरेज। जस्ट इसके बाद, पहले इसी को पढ़ा देना था। अच्छा कोई बात नहीं, मेन जो एंजाइम होता है, सबसे मेन एंजाइम कौन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करने नहीं आता है उसको। डीएनए पॉलीमरेज कभी भी रिप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर पाता, उसको स्टार्टर की जरूरत होती है, जिस स्टार्टर का नाम क्या है, आरएनए प्राइमेज। मतलब पहले ये यहां आएगा, ठीक है, ये पहले यहां पर 3' एंड से जुड़ेगा, तब जाके डीएनए पॉलीमरेज यहां पर आपको न्यूक्लियोटाइड इस तरह से रख पाएगा। ठीक है, स्टार्टर।
आप लोग जैसे देखे हो कि मशीन जो होता है गांव घर में है ना, आटा चक्की का उसका जो मशीन होता है वो उसको कैसे चालू करते हैं आप? हैंडल होता है ना, हैंडल, हैंडल का काम होता है स्टार्ट करने का। उसको स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हैंडल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हैंडल को स्टार्टर कहा जाता है। उसी तरह डीएनए पॉलीमरेज रिप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर पाता है, स्टार्टर की जरूरत होती है आरएनए। एक बार बस यह जुड़ जाएगा, एक बार बस जुड़ गया, उसके बाद इसका जरूरत होते रहेगा डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज हो गया आदमी, है ना, आदमी हो गया, और हैंडल जो हो गया आरएनए पॉलीमरेज हो गया, हम ही हैंडल को घुमाते हैं, है ना। तो आरएनए प्राइमेज ये क्या करता है, इट जॉइंट्स विथ 3' end and help to start replication। इसको लिखना पड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज को कहा जाता है स्टार्टर। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्टर, ठीक है, स्टार्टर बोलते हैं इसको। आरएनए प्राइमेज ये है आरएनए प्राइमेज। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है, यही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज। इसको एक फुल फॉर्म अगर लिखोगे, इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज बोलो या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मिलो, ज्यादातर यही पूछा जाता है इस पॉलीमरेज का नाम। इसका मतलब फुल टर्म शब्द हुआ इसका। क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। रिप्लिकेशन कौन करवाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। और बाकी ऊपर वाला एंजाइम क्यों आया? बाकी का ऊपर का एंजाइम रिप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए ये सब एंजाइम का जरूरत था। डीएनए को अलग करना था, डीएनए को गोल होने से बचाना था, तो ये सब एंजाइम है। जिस तरह शादी ब्याह, जो शादी होता है किसका होता है? लड़की और लड़के का। लेकिन शादी का जो बंदोबस्त होता है वो सब लोग मिल के करते हैं। सारा काम हम लोग 1 महीना पहले से करते हैं, लेकिन किस लिए? बस उसी शादी के लिए। तो वही बात है, मेन शादी कौन करवा रहा है भाई? लेकिन शादी के पहले भी बहुत चीजें होंगी ना, वो सब ये सब एंजाइम्स करवा रहे हैं। तो मेन जो एंजाइम है वह है डीएनए पॉलीमरेज। इट इज मेन डीएनए, है ना, इन्वॉल्व इन डीएनए रिप्लिकेशन। याद रखना भाई, इसीलिए आपके एनसीईआरटी में बस इसी डीएनए का नाम दिया गया है, तो इस एंजाइम्स का नाम दिया जाए इट इज मेन डीएनए इन्वॉल्व इन डीएनए रिप्लिकेशन। इसको जरूरत पड़ती है आरएनए प्राइमेज की, क्योंकि आरएनए प्राइमेज ही स्टार्टर होता है, ये स्टार्ट नहीं कर सकता है। ये तो हमेशा होता है, ये देखो हम लोग के लाइफ में भी होता है। जैसे कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं ना, तो उसके कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है जो आपको बोलता है। जैसे आप मेडिकल लाइन में आए तो कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर होगा, बोला होगा इसको मेडिकल करवाइए। कोई और दूसरा आदमी होता है, ये वाला बिजनेस कीजिए, वो स्टार्टर हुआ, उसके बाद आप करोगे। हम लोग भी टीचिंग लाइन में आए
तो कोई ना कोई तो स्टार्टर जरूर होगा, होता भी है। तो स्टार्टर है, एक बार कर दिया फिर हम लोग। लेकिन ये स्टार्टर बाद में क्या बोलेगा, हम ही तो बोले थे, यही होता है ना भाई। तो आरएनए प्राइमेज स्टार्टर होता है और डीएनए सारा का सारा काम करता है। समझ में आया सबको? हेलिकेज का क्या काम? हेलिकेज का काम है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना और अनजिपिंग कर देना, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देना। टोपो आइसोमेरेज का काम है निक करना, थोड़ा सा कट करना, एक ही स्ट्रैंड को करता है ताकि रिलैक्स हो जाए। उसके बाद ऐसे हाँ एसएसबी लूप बनने से रोक देता है, लूप बन जाएगा तो रिप्लिकेशन नहीं होगा। उसके बाद आरएनए प्राइमेज रिप्लिकेशन को स्टार्ट करने वाला स्टार्टर है, और डीएनए पॉलीमरेज रिप्लिकेशन वाला एंजाइम, यही रिप्लिकेशन करता है। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज को बाद में डीएनए पॉलीमरेज हटा देता है। क्या करता है, इसको हटा देता है। अब चलिए हम लोग अब चलते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ। ये डीएनए का दोनों धागा है, इस पे हमें रिप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो मान लो इसमें गिवन है आपको ए टी जी सी टी, ये एक धागा हुआ, और ये इसका दूसरा धागा आप लोग सभी लोग जानते हो, टी ए सी जी ए। टी के साथ ए आता है हमेशा, जी के साथ सी आता है। अब यहां पर रिप्लिकेशन करना है। ए है, अच्छा इस पे होगा एक बार और इस पे होगा एक बार। इस पे यहां से स्टार्ट होगा, 3 इंड से स्टार्ट होगा ना, तभी तो 5 to 3 जाएगा। इधर देखो ध्यान से, समझ रहे हैं बात? स्टार्ट कहां से होगा, 5 to 3। अब पहला न्यूक्लियोटाइड कौन सा आएगा बताओ, यहां पहला न्यूक्लियोटाइड कौन सा आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, सी के जगह पे, जी के जगह पे सी, ए और टी, बन गया नया धागा। क्या है इसमें, बन गया एक स्ट्रैंड, बन गया न्यू स्ट्रैंड। अब इसका भी बनेगा इधर 5 to 3। सही है, यहां पर क्या आएगा, टी सी जी टी और यहां ए आ गया, बन गया। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ये क्या हो गया, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे।
देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सेपरेट्स द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। कौन सा एंजाइम डीएनए रिप्लिकेशन के समय में दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देता है? पहला है गायरेज, टोपोआइसोमेरेज, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज। हेलिकेज क्या हो जाएगा? डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, अच्छा कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी कंजर्वेटिव अकेला नहीं है, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि देखो आप सेमी डिसकंटिन्यूअस इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां पर देखो ये तो कंटिन्यूअस है, ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, मतलब आधा तो डिसकंटिन्यूअस है ना, इसलिए सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, प्रोसेस होगा। इसका प्रोसेस क्या होगा? जैसे सबसे पहले क्या होगा, 3' एंड में आरएनए प्राइमर लगेगा। क्या लगेगा? जहां से स्टार्ट होना होगा यहां भी लगेगा, क्योंकि यहां से स्टार्ट होगा। आरएनए प्राइमेज लगेगा, यहां पर इसको प्राइमर भी बोलते हैं। आरएनए प्राइमेज लगेगा। और क्या होगा? देखो हमारे शरीर सेल में ना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर में। न्यूक्लियोटाइड पहले से रहता है, चाहे ए वाला न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन वाला है, चाहे साइटोसिन, ग्वानिन, सब का है। तो क्या होगा, अब जैसे यहां पर कैपिटल टी आया है तो यहां जाहिर सी बात है एडेनिन आना है, तो एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमेज के आगे में जुड़ जाएगा। फिर यहां पर सी है तो जाहिर सी बात है ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा। फिर जी है तो साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड और थाइमिन वाला न्यूक्लियोटाइड। अब क्या होगा, आप सभी लोग जानते हो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। अब क्या होगा, इन सभी के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा डीएनए प्राइमेज, और ये क्या बन गया? न्यू स्ट्रैंड बन गया। ये सारा काम जो कर रहा है वह डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है सारा का सारा काम। ऐसे डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो? इसी तरह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो कि इस तरह से आपको चीज हो जाती है। दूसरी बात देखो, जैसे मान लो इसको आप एक स्ट्रैंड मान लो, है ना, तो जो दूसरे स्ट्रैंड में डीएनए बनता है वो, और ये देखो ये स्ट्रैंड और सेकंड वाले का जो न्यू स्ट्रैंड बना है, ध्यान से देखो। और यहां पर ये जो स्ट्रैंड है इसका जो यहां पर स्ट्रैंड बना है, दोनों देखो सेम है। ध्यान दे रहे हो? जैसे ये स्ट्रैंड है ना, इसका और दूसरे स्ट्रैंड का जो न्यू स्ट्रैंड है,
और ये स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड का न्यू है, ये देखो आइडेंटिकल है, होगा ही भाई, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री है, ये कंप्लीमेंट्री है, ठीक है, ये कंप्लीमेंट्री, ये कंप्लीमेंट्री, फिर इसका कंप्लीमेंट्री है, इसका भी कंप्लीमेंट्री है, तो इससे क्या हो रहा है, ये वाला और ये वाला देखो सेम ही है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त, है ना, ये दूसरा ये, तो ये क्या होगा, ये वाला और ये वाला भाई हो जाएगा, सेम हो जाता है। तो इसका बहुत सारा क्वेश्चन अगले क्लास में इसको प्रैक्टिस करवाएंगे, समझ रहे हो। तो आगे का जो भी है लेक्चर डीएनए रिप्लिकेशन का कुछ क्वेश्चन कराने के बाद, है ना, हम लोग आरएनए पढ़ेंगे, है ना। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, एक सेकंड।